अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीलाग फरमाइशी है जी। वो फरमाइशी इसलिए है कि कुछ लोग कहते हैं जी इसके ऊपर भी वीलाग करें, ये फरमाइश आई ना, तो मैंने कहा कि चलें इसके ऊपर करते हैं। हमारे बहुत मोहतरम हैं जनाब ओरिया मकबूल जान साहब, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं जी, और बहुत पुराने फ़ैन हैं, और मोहब्बतों का एक रिश्ता भी है। लेकिन मोहब्बतें ये तो नहीं होती ना कि आप उनसे इख्तलाफ ना कर सकें उनका नुक्ता नज़र से। हमें ओरिया साहब की कुछ बातों से बहुत ज़्यादा इत्तफाक है, ख़ास तौर पर जब वो सीरत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हों, और उस वक्त वो उनकी गुफ्तगू सुनने वाली होती है, ठीक है। लेकिन जब वो तारीख़ में घुसते हैं और तारीख़ से कुछ चीज़ें ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमारा उनका शदीद इख्तलाफ शुरू हो जाता है। और ये साहब जो हैं, इस हुकूमत के आने से पहले मुझे याद है हम एक ही इदारे के साथ एसोसिएट थे, तो वहाँ पे अक्सर बैठ के कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और वो शर्त हारे भी, खून की नदियों वाली शर्त हार गए। उन्होंने कोई डेडलाइन दे दी थी कि 31 मार्च से पहले कि 30 मार्च से पहले ना जनाब ये हो जाएगा, और वो फिर ठीक है। ये मतलब कि ज़ैन अहमद नहीं है वो, उनसे बहुत बेहतर चीज़ हैं बड़ी, वो तो जहनी तौर पे मखबूत अलहवास शख्स है, उसकी तो बात ना करें। लेकिन ओरिया साहब जो हैं वो ना, अगर आपने कभी सिलाई मशीन चलते हुए देखी हो, तो वो कहते हैं, ख़वातीन कहती है मशीन टॉप मार दी है, और टॉप क्या होती है कि 2-3 तरोपे छोड़ जाती है वो, ठीक है। तो फिर मशीन के लिए वो सिलाई मशीन है, बाजी अली सिलाई मशीन ना समझ लेना तुसी कि बाजी अली माली सिलाई मशीन। ख़वातीन इसको समझती हैं कि जी मशीन जो है जी वो टॉप मार रही है, और टॉप क्या मारती है कि वो 2-3 तरोपे छोड़ जाती है और फिर जनाब रेगुलर शुरू हो जाती है। तो कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिस पे हमारे मोहतरम जो हैं ओरिया मकबूल जान साहब वो टॉप मार जाते हैं, कि वो कुछ तरोपे या कुछ हकायक छोड़ जाते हैं जब बात करने वाली होती है। ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी है कि उनका ताज़ा तरीन बयान मार्केट के अंदर आया है, तो उन्होंने कहा है कि तुर्की की मिसालें देते हो, तुर्की की मिसालें देते हो, वहां पे पहले 7 साल महंगाई रही थी, ठीक है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ओरिया साहब जैसा बंदे को तारीख से इस कदर, मैं ये नहीं मान सकता कि वो नाबलद हैं। तो फिर दूसरी बात आ जाती है कि क्या उन्होंने फिर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी से काम लिया है कि उन्होंने पूरे हकायक बयान नहीं किए। मेरा जो एहतराम है उनके लिए, वो इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि मैं ये बात फ़र्ज़ करूँ। मैं चाहता हूं कि मैं एक जो है वो फिदवियाना तरीके से उनको याद दहानी करवाता चलूं कि जिसकी मिसाल उन्होंने दी है अर्दवान साहब की। अर्दवान साहब की जब एलिवेशन हुई और उन्होंने अपना जो कायद था है उसकी कमर में छुरा घूम पकड़े गए ना, फड़े गए ना। अर्दवान साहब भी वन ऑफ द लीडर थे, तो फड़े गए, फौज ने फड़ के अंदर टकिया, इन्होंने फौज के साथ मुज़ाकरात किए और रिहा हो गए, और बाहर निकल के नवी पार्टी बना ली, ठीक है। की तो वारदात ही हुई है ना अर्दवान साहब ने, ठीक हो गया। तो अर्दवान साहब ने वारदात डाली और वो ना बाहर निकल आए, और बाहर निकल के उन्होंने पार्टी बनाई, और लोगों ने समझा कि ये नजमुद्दीन अरबकान का ही नुमाइंदा है, तो चले वो ना सही तो ये सही। तो लोगों ने इनके ऊपर जो था, इनकी एलिवेशन हो गई। ये पहले मेयर थे नजमुद्दीन अरबकान की रिफा पार्टी की तरफ से, ये इस्तांबुल के मेयर थे मेरा ख्याल, ठीक है। तो वहाँ से इनकी एलिवेशन हुई और ये जो थे ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर बन के इन्होंने कहा कि अवामी मकबूलियत का जो मैं मिराज है वो कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो उस वक्त अवाम के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो था वो तुर्की के मुलाजमीन का था, और मुलाजमीन प्राइवेट मुलाजमीन, तुर्की के गवर्नमेंट के मुलाजमीन, इन्होंने आते ही ऐलान किया कि जी, और ये सब सुनिएगा, इन्होंने आते ही ऐलान किया कि तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल, ठीक, डबल कर दी विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन। जिस तरह आजकल जो बाइडन मुख्तलिफ ऑर्डर्स नहीं करता पा रहा विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, उसने जनाब मैक्सिको वाली वॉल जो थी वो बंद कर दी, वॉल दीवार की तमीर बंद कर दी। फिर उसने जनाब कनाडा से जो पाइपलाइन आ रही थी बिलियंस ऑफ डॉलर, 12-13 बिलियन डॉलर उस पर खर्च हो चुके हुए थे, हैं, वो बंद कर दी जेर समुंदर आती हुई। उसने कहा कि हम क्यों उसका तेल लाएं जी कनाडा का अपने, और प्रोसेस करके फिर वापस उसको दे, नहीं करेंगे हम, हमारे यहाँ पोल्यूशन क्यों हो। उसने फौरी तौर पे सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ बंद कर दी। तो इसी तरह तैयब अर्दवान साहब ने सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ जो था वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल कर दी। उस वक्त वहाँ पे क्या मसला था? उस वक्त वहाँ पे वही मसला था जो पाकिस्तान में मसला है
चीज़ों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही थी और जो मैन्युफैक्चर माफिया जो थे वो दिहाड़ियाँ लगा रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का खून चूस रहे थे। तो वो पहले दिन, अपने इक़्तिदार के पहले दिन, उन तमाम माफियाज को काबू तो नहीं कर सकता था, वो ये कर सकता था कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा देता, तो उसने बढ़ा दिया। ठीक है, तो ओरिया साहब का जो बंदर है उसने गुज़िश्ता 2 सालों से मुलाजमीन की सैलरियों के ऊपर लॉक लगाया हुआ है। ठीक है, तो ओरिया साहब बजाय इसके कि अपने बंदर को समझाएं, वो हमें गलत तारीख की मिसालें देना शुरू हो गए और फिर अगले 5 साल के या 4 साल का जो भी उसका इक़्तिदार था, उसके अंदर हर साल वो मेमथ इंक्रीज देता रहा। यानी देखिए, एक बंदे की 100 रुपये सैलरी है, आप उसकी सैलरी 200 रुपया कर, ठीक है, अगर अगले साल उसकी सैलरी 50% भी बढ़ाएंगे आप, और कम से कम अगले 5 सालों में उसने कम से कम 2 दफा 50% सैलरी बढ़ाई, तो उसकी सैलरी जो बढ़ेगी 50%, वो 200 से 300 होगी, यानी 100 रुपया फिर डलेगा उसके अंदर। अब 300 के अंदर अगर आप 50% डालेंगे तो वो फिर 450% होगा, यानी 150 रुपया उसकी सैलरी बढ़ेगी। इस तरह उन्होंने मुलाजमीन की सैलरियां बढ़ाई। ठीक है, उसने आगे डिमांड और टारगेट भी फिर रखे थे। उसने कहा कि ये सैलरी आपकी डबल है लेकिन काम ये इस तरह होगा, तो यूं उनकी और फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को उसने बाकायदा प्लानिंग के साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर सपोर्ट किया और इस वक्त वो हाई टेक के अंदर चले गए हुए हैं। टेक्सटाइल उन्होंने अबैंडन कर दी हुई है। टेक्सटाइल लो टेक समझी जाती है, लेबर इंटेंसिव, ये लो टेक है। तो लो टेक से वो जान छुड़ा गए, ग्रेजुएशन कर गए टेक्सटाइल के अंदर। वो हाई एंड वैल्यू बनाते हैं, हाई एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, कपड़ा शपड़ा लेके हैं, बल्कि स्टिचिंग भी बाहर से करवा लेते हैं। टेक्सटाइल नहीं करते अब वो, पहले वो टेक्सटाइल में होते थे। तो उन्होंने टेक्सटाइल का भी कोट पर आना, उन्होंने कहा फ्रॉड है, चलो छोड़ो, ठीक है, हम हाई टेक में जा रहे हैं। तो फिर हाई टेक में चले गए, तो अब वो डेवलप कंट्रीज में शुमार होते हैं। ठीक है, बहुत सारी अमेरिका की कंपनियों को वहाँ पे लेके आए और उन्होंने आगे अपनी प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ वहाँ पे लगाई और नतीजे के तौर पे हाई एंड के ऊपर उनकी लेबर चली गई। लेबर के जब वेजेस बढ़े और फिर वो सारा कुछ हुआ। तो ये कहना कि 7 साल जो थी वो महंगाई वहाँ पे रही थी, यकीनन रही थी, 7 साल महंगाई यकीनन रही होगी, बल्कि आप मेरी तरफ से 3 साल और डाल दीजिए, 10 साल रही थी महंगाई। लेकिन उस महंगाई से लड़ने के लिए हजूर वाला लोगों को जो सपोर्ट फराहम की गई थी, और बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के से बहुत बेहतर जो था, जिसको आजकल एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया गया है, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, खास तौर पे बुजुर्गों के लिए और गांव के बुजुर्गों के लिए, ठीक है, देहातों के बुजुर्गों के लिए। क्योंकि नॉर्मली हम शहरों को शोकेस करते हैं और शहरों में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लगा के खुश हो जाते हैं। वो ये जो हम हज़ार रुपये महीने का देते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा देते थे। और उन्होंने वो सरकारी मुलाजमीन जो थे, वो उन बुजुर्गों के घरों में जाके वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें पहुँचा के आते थे। कैश उनको इसके अलावा मिलता था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। यानी जो लोअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी थे, जो वल्नरेबल होते हैं जिनको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा वो उनके लुट जाने का ख़तरा होता है, उनके लिए उन्होंने डायरेक्ट सब्सिडी का एहतमाम कर दिया। और सरकारी मुलाजमीन की और प्राइवेट सेक्टर को भी फोर्स किया कि मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल करें। उनकी तनख्वाहें कर दी डबल। इंडस्ट्री ने कहा जी हम घाटे में चले जाएंगे। इंडस्ट्री को कहा कि जनाब तुम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, ये लो हमसे इंटरेस्ट फ्री कर्जा, ठीक है, या लोएस्ट इंटरेस्ट के ऊपर कर्जा लो और अपनी कैपेसिटी, वैल्यू एडिशन में जाना है, इतनी लेबर भेजो ना बाहर ट्रेनिंग के लिए जिसको वैल्यू एडिशन की मुबादियात का पता हो, ठीक है। और वो फिर वो लेबर जब वापस आती है और उन लेबर को हाई सैलरी के ऊपर जब वो करते हैं, तो वो फिर वैल्यू एडिशन लेके आती है ना। ये हमारे यहाँ पे तो लाख रुपया तनख्वाह देते हुए सेठ को मौत पड़ जाती है, भले वो जो जीएम है वो दिहाड़ी लगा रहा हो 10 लाख रुपए की, ठीक है, वो सेठ को कबूल होती है, लेकिन लाख रुपए सैलरी देते हुए उसको मौत पड़ रही होती है। तो फिर वो जो होता है वो करता है ना। तो थोड़े से रवैयों को बदलने की जरूरत है, और ये साहब के रवैयों को भी बदलने की जरूरत है। तो सर ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी थी और फरमाइश थी बहुत सारे सामीन की और लिसनर की और नाजरीन की कि इसके ऊपर भी आप वीलॉग करें और तारीख को असल हकायक या असल पर्सपेक्टिव में बयान फरमाएं। तो जो 2-3 मौज़ूआत जिसके ऊपर वो टॉप मार जाते हैं और ख़ास तौर पे फिर ख्वाब सुनाना शुरू कर देते हैं। ख्वाब ना सुनाओ तो प्रोग्राम बहाल नहीं ना होता फिर, ठीक है। ए जिगरा तो किसी किसी का होंगे ना जी, फिर प्रोग्राम बंद करवा ले, ढिड च लत्तां खा ले, टांके लवा ले, ये जिगरा किसी किसी में। तो वैसे भी वो उम्र के इस हिस्से में यहाँ पे टांगे पेट में खाना बनता नहीं है, ठीक है ना।
तो बंदा प्रोग्राम बंद होने के ऊपर भी समझ जाता है और वहीं से यू टर्न ले लेता है। तो वो अच्छा करते हैं जी, कम से कम मौका तो उनके पास मौजूद है ना कि वो कोई सेन बात भी कर सकें। तो ये उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन तारीखी तौर पे जो गलत हकीकत उन्होंने कोट कर दी थी हमारी राय के अंदर वो गलत है, और आप भी उसकी स्टडी फरमा सकते हैं तो आपको भी गलत ही लगेगी। हमने कहा कि उसकी दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है। उनके लिए हमारे दिल में उतना ही एहतराम है जितना इस व्लॉग से पहले था, लेकिन उनको तवज्जो दिलाना जो है वो भी हमारी बुनियादी जिम्मेदारी के अंदर शामिल है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे नए व्लॉग में या इससे अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। ये प्रोग्राम के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यूट्यूब वालों ने जो सहूलत फराहम की हुई है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप हमारा ईमेल एड्रेस और दीगर साजो सामान भी चेक कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसमें फेसबुक का जो लिंक दिया हुआ है हमारे ऑफिशियल पेज का, उसको क्लिक करके उस पेज पे जाके उसको लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।